आपकी निकाह में कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। अल्लाहु अकबर। या रब्बी, मुझे इन जमीनों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। आजादी बातों से, सुलह से और भीख से नहीं, खून से मिलती है। मशरिक में मंगोल, मगरिब में रोम, वो दोनों अतराफ से हमारी तरफ आ रहे हैं। तैयार हो जाओ, हम कुस्तुनतुनिया जा रहे हैं। आसमान की तरह मेरी चमकती तलवार खून में तर हुए बगैर में आने नहीं चाहिए। होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं। वो दिन जब मैं खाक हो जाऊं, मेरा खेमा, मेरा थका हुआ घोड़ा और मेरी इंसाफ की तलवार बाकी रहे। हम मुझे नहीं भूलते कि हम कहां से आए हैं और क्यों आए हैं। हम तो यहां तक भी जानते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। हमारी मंजिल गिज़ल अलमा है, एलाए कलमतुल्लाह के लिए कि हम इन सरजमीनों को अपना घर बना सके, और हम ऐसा ही करेंगे। बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हर कोई इसी कश्मकश में मुब्तला है कि सीजन 5 की पहली एपिसोड कब रिलीज की जाएगी। और जैसे जैसे टाइम आगे गुजरता जा रहा है, फैंस का कुल्लूस उस्मान सीरीज के लिए इंतजार भी खत्म होता जा रहा है। सब लोग मुझसे भी यही पूछ रहे हैं कि आखिरकार सीजन 5 कब रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, आपको ये सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे और इसके अलावा बहुत सी कुल्लूस उस्मान सीजन 5 के मुतालिक बातें आपको बताएंगे कि आजकल सीजन 5 के बारे में क्या खबरें चल रही हैं, और आपको शहनशाह के मुतालिक भी कुछ अहम इंफॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि सीजन 4 के आखिर में हमने देखा था कि शहनशाह ने फैसला कर लिया था कि मैं उस्मान से सगोत और सारी जमीनें वापस ले लूंगा। तो दोस्तों, कुल्लूस उस्मान के सीजन 4 में तो शहनशाह तकरीबन उस्मान साहब का दोस्त ही बना हुआ था। लेकिन क्या हमें सीजन 5 में उस्मान साहब और शहनशाह के दरमियान एक बड़ी जंग देखने को मिलेगी? इस वीडियो में इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके अलावा हम गवर्नर वालेंस के बारे में बात करेंगे। क्या सीजन 5 में उस्मान साहब का सबसे बड़ा दुश्मन बोर्सा का गवर्नर वालेंस ही होगा, या फिर और कुछ नए दुश्मनों और नए किरदारों को उस्मान साहब के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाएगा? इसके अलावा हम इस वीडियो में मंगोलों के बारे में भी बात करेंगे। क्या सीजन 5 में मंगोल सामने आएंगे और उस्मान साहब की क्या मंगोलों से इस सीजन में लड़ाई जारी रहेगी? और दोस्तों, इसके अलावा और बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई अपडेट्स आप तक पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं मंगोलों के बारे में, और हम आपको ये भी बताएंगे कि नया मंगोली हुक्मरान सीजन 5 में कौन होगा। दोस्तों, मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि इस सीरीज में आखिरी सबसे ताकतवर मंगोल कमांडर नाइमान ही था, और इसके अलावा जो भी मंगोल कमांडर आएंगे वो ज्यादातर खद्दार किस्म के होंगे, क्योंकि सीजन 4 का ये वो दौर था जहाँ से मंगोल जवाल परस्त होना शुरू हो गए थे। और जैसा कि हमने सीजन 4 के आखिर में देखा था कि मंगोल जवाल परस्त होना शुरू हो गए थे। इनकी जवाल परस्ती का सबब ये है कि मंगोलों के तख्त पर आने वाला खान एक नालायक और नाअहल इंसान था। उसके अलावा मंगोल बड़ी तेजी से इस्लाम कबूल कर रहे थे, और अब सीजन 5 में ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा होंगी जो कि एनातोलिया या फिर तुर्की के लिए फायदा मंद होंगी। दोस्तों, अगर तारीख के मुताबिक बात करें तो उरहान गाजी वो ऐसे ही शख्स थे जिसने अलकायतु यानी कि मंगोलों के रहनुमा को पकड़ा और उसे खत्म कर दिया, और उसके बाद तो जैसे मंगोल बिल्कुल खत्म हो गए थे। अब हमने देखना ये है
कि क्या तारीख भी हिस्ट्री के मुताबिक ही चलेगी या फिर इसमें थोड़ा एक्शन और फिक्शन डालकर तारीख को थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा, जैसा कि हमने पिछले सीजन में देखा। उसके बाद बात करते हैं बाला खातून के बेटे अलाउद्दीन के मुतालिक। दोस्तों हम सीजन 5 में देखेंगे कि अलाउद्दीन के किरदार को थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा। दोस्तों अब थोड़ी बात करते हैं मिहाइल कोसिस के बारे में। आप जानते हैं कि उस्मान साहब ने सीजन 3 में मिहाइल कोसिस को बोर्सा भेजा था ताकि वो वहां जाकर उस्मान साहब के लिए जासूसी कर सकें, लेकिन उसके बाद मिहाइल कोसिस की एंट्री होनी थी। तमाम लोग पूरे सीजन 4 में मिहाइल कोसिस का इंतजार करते रहे। सब लोग यही कह रहे थे कि मिहाइल कोसिस को सीजन 4 के शुरू में दिखाया जाएगा, लेकिन वो ना आ सके और सीजन 5 में भी इनके इम्कानात बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि तुर्गु साहब के साथ भी ऐसा ही मामला किया गया हो और अदब अली साहब के साथ भी। जिस तरह मिहाइल कोसिस को एक फर्ज पर भेजकर कुल्लूस उस्मान की सीरीज से उनका ताल्लुक खत्म कर दिया गया था, क्या ये मुमकिन है कि तुर्गु साहब को भी अपने एक फर्ज पर भेजकर सीजन 5 से उनका पत्ता काट दिया जाए? लेकिन इस बात के बहुत ही कम चांसेस हैं। हमारी खबर के मुताबिक हम सीजन 5 में तुर्गु साहब को जरूर देखेंगे। तो दोस्तों अगर तारीख की बात की जाए, जो जंग हमने सीजन 4 के आखिर में देखी थी, इस जंग में उस्मान साहब के साथ मिहाइल कोसिस भी शामिल थे, लेकिन बुज़दाक की टीम ने इस जंग में भी मिहाइल कोसिस को शामिल नहीं किया। इसलिए हम आपको बताते चलें कि सीजन 5 में भी बहुत कम इम्कानात हैं कि मिहाइल कोसिस को सीजन 5 में शामिल किया जाए। हाँ, अलबत्ता उनका किरदार चेंज किया जा सकता है। दोस्तों ये बात यहाँ तक भी पहुँच गई है कि सीजन 4 में तो मिहाइल कोसिस का जिक्र भी नहीं किया गया। अगर तारीख के मुताबिक बात की जाए तो इस टाइम जो कुल्लूस उस्मान की तारीख चल रही है, उसमें उस्मान साहब के बेहतरीन साथी आकचा कोजा, तुर्गु तल्ब, हसन अल्प, आकजा कोजा और कोहिनूर का किरदार बहुत ही अहम था। उन्होंने उस्मान साहब का हर वक्त साथ दिया और बहुत सी जगहों को फतह करने में उस्मान साहब के साथ ही थे। लेकिन इनमें से आधे किरदार तो अभी मौजूद हैं, लेकिन आधे किरदार अभी तक हमें नहीं नजर आए। लेकिन हो सकता है कि हम सीजन 5 में आकचा कोजा और हसन पाशा को देख पाएं। अगर सीजन 5 में आकचा कोजा और हसन पाशा का किरदार ऐड किया जाता है तो हम मिहाइल कोसिस को भी सीजन 5 में जरूर देख पाएंगे। लेकिन उसके बाद हम मिहाइल कोसिस के बारे में एक अहम बात आपको बताते चलते हैं। पिछले सीजन में जिस किरदार ने मिहाइल कोसिस का किरदार अदा किया था, यानी कि जिस एक्टर ने मिहाइल कोसिस का किरदार अदा किया था, वो आपको दोबारा कुल्लूस उस्मान सीरीज में नहीं नजर आएंगे। मुमकिन है कि उनका किरदार चेंज कर दिया जाए, यानी कि कोई और अदाकार उनकी जगह ये किरदार अदा करे, क्योंकि पिछले अदाकार जिन्होंने मिहाइल कोसिस का किरदार अदा किया था वो किसी और सीरीज में काम कर रहे हैं और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। इसलिए बुज़दाक साहब जो कुछ भी कर लें वो उनको सीरीज में वापस नहीं ले आ सकते। हाँ, अलबत्ता मिहाइल कोसिस का किरदार लेकर आ सकते हैं, वो भी किसी और अदाकार के साथ। तो चलो दोस्तों अब इसी पर बात करते हैं कि सीजन 5 में कौन कौन से किरदारों को तब्दील कर दिया जाएगा। हमारी खबर के मुताबिक सबसे पहले उरहान गाजी का नाम है। अलाउद्दीन और मालून खातून भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि मालून खातून ने भी सीरीज को खैरबाद कर दिया है और सीरीज से अलहदगी का फैसला कर लिया है। हमारी खबर के मुताबिक मिहाइल कोसिस और कोहिनूर अल्प का भी किरदार चेंज कर दिया जाएगा। ये तमाम किरदार जिनका मैंने अभी नाम लिया है, इन तमाम किरदारों को सीजन 5 में तब्दील कर दिया जाएगा, यानी कि इनकी जगह कोई और अदाकार ले लेंगे। दोस्तों चलो अब बात करते हैं कि कुल्लूस उस्मान सीजन 5 में उस्मान साहब का सबसे बड़ा दुश्मन किसको दिखाया जाएगा। यकीनन शहनशाह भी सामने आएगा, क्योंकि उस्मान साहब अब कबीले के सरदार नहीं बल्कि एक रियासत बन चुके हैं। अब शहनशाह खुलकर उस्मान साहब के सामने आएगा। उसके बाद और भी दूसरे सरदारान होंगे जिनको हमने सीजन 4 के आखिर में देखा था। कुछ सरदार तो उस्मान साहब की हिमायत करेंगे और कुछ सरदार उस्मान साहब के खिलाफ जाएंगे। उसके बाद हम बोरसा के गवर्नर की बात करते हैं। जी बिल्कुल, मैं कमांडर मोजालोन की बात कर रहा हूँ। टेकफूर वायलेंस जो हमें सीजन 4 में भी देखने को मिलेंगे। ये एक नए रूप में कमांडर मोजालोन के रूप में सामने आएंगे और उस्मान साहब से कड़ी जंग करेंगे। दोस्तों हमने पिछले सीजन में देखा था कि टेकफूर वायलेंस भागने में कामयाब रहा था। इसका मतलब यही है कि उसकी एंट्री सीजन 5 में भी जरूर होगी। अब सीजन 5 में वालेंस मजीद और फौज के साथ और मजीद ताकत के साथ उस्मान साहब के सामने आएगा। हमने देखा था कि सीजन 4 के लास्ट में टेकफूर वालेंस ने पोप से मदद मांगी थी और उससे एक बड़ी फौज का मुतालबा किया था, लेकिन अब उस्मान साहब भी उस्मान सरदार नहीं रहे।
अब वो एक रियासत बना चुके हैं और उनका रुतबा बहुत ही बड़ा हो चुका है। अब वो आजाद है और किसी के सामने झुकेंगे नहीं और ना ही किसी को जजिया देंगे और ना ही किसी के मातहत हैं। अब उस्मान साहब का सामना करना भी आसान नहीं होगा। हमने सीजन 4 के लास्ट में देखा कि उस्मान साहब ने बुरहान, यरकुताई और कोहिनूर को अलग अलग किले दे दिए थे, यानी कि वो भी अब बहुत ही पावरफुल इंसान बन चुके हैं। अब वो सिपाही या आलप नहीं रहे बल्कि वो बे बन चुके हैं। सीजन 5 में हम उनको बे के नाम से पुकारते हुए देखेंगे। उन सब की अलग अलग फौज होगी। इस तरह उस्मान साहब की फौज में भी इजाफा हो जाएगा और सीजन 4 की तरह हमें छोटे छोटे ग्रुपों में जंग देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि हमें बड़ी एक फौज की तरह जंग देखने को मिलेगी। उसके अलावा वो कबाइल जो पहले उस्मान साहब पर भरोसा नहीं करते थे, आजादी के बाद वो भी उस्मान साहब के साथ शामिल हो गए हैं। इस तरह उस्मान साहब की ताकत में और ज्यादा इजाफा हो गया है। दोस्तों, अगर बात करें अब शहनशाह के मुतालिक, तो शहनशाह ने सीजन 4 के आखिर में कहा था कि मैं उस्मान से अनागोल और उसकी सारी जमीनें वापस ले लूंगा। लेकिन जब शहनशाह तक ये खबर पहुंचेगी कि उस्मान साहब ने अपनी एक अलग रियासत बना ली है, तो हमारी खबर के मुताबिक शहनशाह अपने कदम थोड़े पीछे हटा लेगा, लेकिन गवर्नर तैकफूर वालेंस को आगे करेगा। दोस्तों, तारीख में भी ऐसा ही है। उरहान गाजी की तीसरी बीवी एक बाज़ंतीनी शहनशाह की बेटी थी, यानी कि उन्होंने उस्मानी से इत्तेहाद और सुलह करने के लिए अपनी बेटी का रिश्ता उरहान गाजी से कर दिया था और इनसे उरहान गाजी को एक औलाद भी हुई थी। और दोस्तों, ऐसा भी मुमकिन है कि उस्मान साहब और शहनशाह के दरमियान हमें सीजन 5 में बड़ी जंग देखने को मिले और शहनशाह की हार के बाद शहनशाह उस्मान साहब से इत्तेहाद कर ले। उसके अलावा दोस्तों, गुंदूज बे के छोटे बेटे गुंदुकतो बे की भी एंट्री सीजन 5 में करवाई जाएगी। तारीख में दोस्तों इस तरह आता है कि गुंदुकतो बे यानी कि गुंदूज साहब के दूसरे बेटे की शहादत तिम्बोस की जंग में हुई थी, जो कि बाज़ंतीनियों और उस्मानियों के दरमियान हुई थी। इस जंग में बोरसा फतह कर लिया गया था। दोस्तों, अगर तो सीजन 5 में बोरसा फतह कर लिया जाता है तो गुंदुकतो बे की वापसी होगी, नहीं तो हम गुंदुकतो बे को सीजन 6 में देखेंगे और बोरसा की फतह भी हम सीजन 6 में ही देखेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मजीद अपडेट्स और सीजन 5 की तमाम लेटेस्ट न्यूज सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स बआसानी आप तक पहुंच सकें। आपको मिलते रहेंगे कुल्लूस उस्मान सीजन 5 की अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पुराने तुर्गुत यानी के अर्तुगरुल गाज़ी वाले तुर्गुत अल्ब की सीजन 5 में वापसी होने के कुछ इम्कानात नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या बुज़दाक साहब वाकई ऐसा करने वाले हैं और आखिर ये खबर कहां से मिली है और इस खबर में कितनी सदाकत है, इसके बारे में भी हम आपसे इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जैसे हर यूट्यूबर कहता है उस तरह हमारे चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, खास तौर पर मेरे लिए। मैं तुर्गुत अल्ब का बहुत बड़ा फैन हूँ। ये खुशखबरी हमें अरब मीडिया की तरफ से मिली है। यह खबर हमें मिल रही है कि बुज़दाक साहब ने उनसे मुलाकात की है। तो दोस्तों, सबसे पहले उस्मान गाजी और तुर्गुत अल्ब की तारीख पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपने ये सुना होगा कि उस वक्त तुर्गुत अल्ब की उम्र 110 साल थी और कुछ का ये कहना है कि उस्मान साहब के इस दौर में यानी कि सन 1300 से लेकर 1319 तक जब बोरसा फतह हुआ तो तुर्गुत अल्ब की उम्र 125 साल थी और कुछ का कहना है कि 110 साल थी और कुछ का ये कहना है कि बस 100 साल से थोड़ी सी ज्यादा उम्र थी। अगर हम इस बात से अंदाजा लगाएं तो फिर भी मुमकिन है कि तुर्गुत अल्ब यानी कि अर्तुगरुल गाज़ी वाले तुर्गुत की कुल्लुस उस्मान सीजन 5 में एंट्री हो सकती है, क्योंकि दोस्तों अभी तक बोरसा फतह नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि कुल्लुस उस्मान का सीरीज जो जिस तारीख में चल रहा है उसमें अगर तारीख में नजर दोहराएं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम हमेशा ही आपके लिए सबक अमेज और अच्छी कहानियाँ लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में एक कोटे पर रोनुमा होने वाली हैरत अंगेज वाकया के बारे में जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक आदमी सुना रहा है और वो कहता है, मुझे उसका मुजरा देखते हुए मुसलसल आज 10वां दिन था। क्या गजब की नई चीज हीरा मंडी में आई थी। उसका नाम बुलबुल था। जब वो नाचती और गड़कती थी तो जैसे सब तमाशाई मदहोश हो जाते थे। रोजाना इसको नाचता देखकर मेरी शैतानी हवस मजीद प्यासी होती जाती और मैंने फिर एक दिन फैसला कर लिया
کہ میں اس سے ضرور ملوں گا. میں ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا. اس دن مجرے کے دوران وہ بجھی بجھی سی دکھائی دے رہی تھی. اس کے ناچ میں بھی وہ روانی بھی نہیں تھی. لیکن مجھے اس سے ملنا تھا, بات کرنی تھی اور معاملات طے کرنے تھے. مجرے کے اختتام پر جب سب تماش بین چلے گئے تو میں بھی اٹھا اور وہ کوٹھے کی بالکنی میں اپنی نائکا کے ساتھ کسی بات پر الجھ رہی تھی. جب میں دروازے کے تھوڑا سا قریب ہوا تو میں نے سنا کہ وہ اس سے رو رو کر کچھ مزید رقم کا مطالبہ کر رہی تھی, مگر نائکا اس کو دھتکار رہی تھی اور آخر میں غصے میں بلبل کو اگلے دن وقت پر آنے کا کہہ کر وہاں سے بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی. بلبل کو پیسوں کی اشد ضرورت تھی. یہ جان کر میرے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی. چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی کہ وہ ضرورت پوری کر کے میں اس کے ساتھ جو چاہوں کر سکتا ہوں. میں اس کی جانب بڑھا. اس کا چہرہ دوسری طرف تھا اور وہ برقع پہن رہی تھی. پاس جا کر جب میں نے اس سے پکارا تو وہ میری طرف مڑی. اس کا چہرہ آنسو سے تر اور برف کی مانند ایسے سفید تھا جیسے کسی نے اس کا سارا خون نکال لیا ہو. اس کی یہ حالت دیکھ کر میں چکرا سا گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے, وہ ایسے کیوں رو رہی ہے. میری طرف دیکھتے ہوئے وہ چند لمحے خاموش رہی اور میرے دوبارہ پوچھنے پر گھٹی گھٹی آواز میں بولی, میری ماں مر گئی ہے. میں نے پوچھا کیا, کون مر گیا ہے؟ جب مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی تو وہ بے اختیار روتے ہوئے دوبارہ بولی کہ آج میری ماں مر گئی. اس جواب سے تو جیسے میرے منہ کو تالا لگ گیا. میری شیطانی ہوس جس کو پورا کرنے کے لیے میں اس کی جانب آیا تھا مجھ سے میلوں دور بھاگ گئی. اس کے بعد میں نے غصے اور حیرت سے اس سے پوچھا کہ یہ تم بھلا کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے بولا میرے پاس تو اس کے کفن دفن کے پیسے بھی نہیں ہیں, اس لیے میں مجرا کرنے آئی تھی, مگر نائکا آج پیسے ہی نہیں دے رہی. وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آج کل بہت مندی ہے, تماش بین کوٹھے پر نہیں آتے, جو آتے ہیں وہ پہلے کی طرح کچھ لٹاتے ہی نہیں. وہ کہہ رہی تھی کہ عیدی والوں سے اپنی ماں کے کفن دفن کا انتظام کروا لو. اتنا کہہ کر وہ برقع پہن کر کوٹھے سے باہر نکل گئی. میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور میں نے بولا میں تمہاری ماں کے کفن دفن کا بندوبست کرتا ہوں. پہلے تو وہ چند لمحے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے میرے ساتھ بیٹھ گئی. گاڑی ٹیکس لائی سے باہر نکالتے ہوئے میں نے بلبل سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا. وہ علاقہ میرے لیے نیا نہیں تھا, میں کئی بار وہاں سے گزرا ہوا تھا. میں نے گاڑی اس طرف موڑ دی. سارا راستہ وہ خاموش رہی اور روتی رہی. میرے پاس اس کو تسلی دینے کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے. کچھ دیر میں ہم بلبل کے گھر پہنچ گئے. وہ چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر تھا. سین کے بیچ میں چارپائی پر اس کی ماں کی لاش ایک گندے سے کمبل میں لپٹی پڑی تھی. سین میں بلبل کی پیلی روشنی وہاں بسنے والوں اور گھر کی حالت چیخ چیخ کر عیاں کر رہی تھی. اور چارپائی کے پاس دو اور بوڑھی عورتیں بھی بیٹھی تھی. ایک کی گود میں 7-8 سال کا بڑا گول مٹول اور پیارا سا بچہ کھیل رہا تھا. آدھی رات ہونے کو آئی تھی اور جیسے بلبل گھر میں داخل ہوئی تو ان بوڑھی عورتوں نے اس بچے کو بلبل کو سونپ دیا اور دیر آنے کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئی. بلبل بچے کو لے کر کمرے کی طرف چلی گئی. بچہ بہت بے قرار تھا اور پھر وہ اس کی چھاتی سے لپٹ گیا جیسے صبح سے بھوکا ہو. کا یہ بلبل کا بچہ تھا؟ یہ ایک نیا انکشاف تھا کہ بلبل تو شادی شدہ بھی ہے. چند لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر آئی. مجھے یوں ہی کھڑا دیکھ کر پھر کمرے میں گئی اور ایک پرانی کرسی اٹھا لائی اور مجھ سے کہتی سیٹھ جی معذرت, میرے گھر میں آپ کو بٹھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. وہ کرسی رکھتے ہوئے شرمندگی سے بولی. میں سر ہلاتے ہوئے اسی کرسی پر بیٹھ گیا. مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں بات کہاں سے شروع کروں اور آگے کیا کروں. میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا اصل نام کیا ہے بلبل؟ بالآخر میں نے اس سے یہ پوچھ ہی لیا. وہ چپ رہی, شاید وہ بتانا نہیں چاہ رہی تھی. پھر اس نے بتایا کہ میرا نام افشاں ہے. میرے دوبارہ پوچھنے پر اس نے آہستہ سے بتایا. میں نے اس سے کہا مجھے بہت افسوس ہوا کہ تمہاری ماں وفات پا گئی ہے, لیکن وہ خاموش رہی. میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا باپ یا کوئی بھائی ہے, لیکن پھر دوبارہ سے اس نے خاموشی سے نہیں میں سر ہلا دیا. اور پھر میں نے پوچھا کہ یہ بچہ تمہارا ہے؟ اس نے پھر خاموشی میں ہاں میں سر ہلا دیا.
میں نے اسے پوچھا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ چند لمحوں بعد وہ بولی چھوڑ گیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا تم ہیرا منڈی میں کیسے پہنچ گئی؟ تم مجھے ناچنے گانے والی تو نہیں لگتی۔ اب وہ نظریں اٹھا کر مجھے دیکھتے ہوئے بولی سیٹھ جی قسمت وہاں لے گئی، گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، ایک بیمار ماں اور بچے کی ذمہ داری مجھ پر تھی، کہیں اور کام نہیں ملا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً یہ راستہ اختیار کرنا پڑا۔ کچھ عرصے تک نائکا نے ناچ گانا سکھایا اور پھر دھندے پر بٹھا دیا۔ وہ مجھے مجرا کرنے کے روزانہ 200 روپے دیتی ہے اور ساتھ میں تماش بینوں کا بچا کچا کھانا بھی، جو میں گھر لا کر اپنی ماں کو کھلاتی ہوں اور خود بھی کھاتی ہوں۔ برقعے میں آتی جاتی ہوں جس سے کہ محلے میں کسی کو پتہ نہیں چلتا اور اسی لیے محلے میں میرا ایک بھرم قائم ہے۔ سیٹھ جی ایسی کتنی ہی بے سہارا گمنام لڑکیاں معاشی حالت کے ساتھوں میں مجبور ہو کر ان کوٹوں پر ناچنے پر مجبور ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا پتا وہ کتنی مجبور ہو کر یہ قدم اٹھاتی ہیں۔ کوئی لڑکی اپنی خوشی سے جو سب کے سامنے اپنا جسم اپنی عزت نیلام نہیں کرتی۔ جو لڑکیاں ایک بار اس دلدل میں گر پڑتی ہیں پھر وہ دھنستی ہی چلی جاتی ہیں اور پھر اس میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ بتاتے ہوئے افشاں کے لہجے میں بے بسی اور بے چارگی تھی، جیسے وہ کسی نہ کردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہو۔ میں کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر پرس سے چند نوٹ نکالے اور اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا کل اپنی ماں کو تدفین کروا لینا اور بچے کے لیے کچھ خوراک اور گھر کے لیے راشن پانی لے لینا۔ وہ اتنے سارے نوٹ ایک ساتھ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ میں نے اس کو چپ میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ تو بلبل مجھ سے بولی سیٹھ جی مجھے ان روپیوں کے بدلے میں کیا کرنا ہوگا؟ وہ ڈرتے ڈرتے مجھ سے یہ سوال پوچھ رہی تھی۔ شاید وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ان نوٹوں کے بدلے سیٹھ پتہ نہیں کب تک اس کا جسم نوچے گا، کب تک اس کو سیٹھ کی رکھیل بنا کر رہنا پڑے گا، کب تک اس کو اس سیٹھ کی رکھیل بن کر رہنا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنے آپ سے اتنی نفرت ہوئی کہ میں خواہش کرنے لگا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر سما جاؤں۔ مجھے احساس ہوا کہ میں ذلت اور اپنے کردار کی پستی کی آخری حد کو چھو رہا تھا۔ میں اس بے حس معاشرے میں ایک تنہا اور بے سہارا لڑکی کی مدد کر رہا تھا، مگر وہ اس کے بھی ایک ڈیل کے طور پر سمجھ رہی تھی۔ شاید جہاں سے اٹھ کر میں آج آیا تھا وہاں پر جانے والے لوگوں سے بغیر کسی وجہ کے مدد کی توقع نہیں کی جاتی۔ میں نے لرزتی آواز میں جواب دیا تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا اور تم اب کوٹے پر مجرا کرنے بھی نہیں جاؤ گی، اپنے گھر میں رہو گی۔ ہر مہینے میں تمہیں منی آرڈر دے دیا کروں گا، تم نے کرنا بس یہ ہے کہ جو بچہ تمہاری گود میں ہے اس کی تربیت ایسے کرو کہ یہ ایک دن بڑا ہو کر تمہارا سہارا بن سکے، اور جو رقم میں بھجواؤں گا وہ تم پر قرض ہے، اور پھر جب تمہارا بیٹا جوان ہو جائے گا ایک قابل انسان بن جائے گا تو تم مجھے واپس کر دینا۔ افشاں حیران پریشان کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی کہ اس انسان کو جس کے سامنے ابھی وہ ناچ کر آئی تھی وہ اس سے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ پھر وہ بے آواز رو پڑی اور مجھ سے وہاں پر رکا نہیں گیا۔ میں نے افشاں کے گھر کا پتہ لیا اور اس کو اپنا کیا گیا وعدہ یاد دلا کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ سارے راستے میں یہی سوچتا رہا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے افشاں، لیکن جو تم نے مجھے دیا ہے میں اس کا احسان ساری عمر نہیں اتار پاؤں گا۔ تم نے میرے اندر دفن اس انسانیت کو جگا دیا جو میں دولت اور شیطانی ہوس کے نتیجے دبا کر مار چکا تھا۔ تم نے مجھے پھر سے انسان بنا دیا افشاں۔ اس واقعے کے بعد میں تمام برے کاموں سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں بوجھ لیا حاضر ہوا۔ ہر روز میں اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا، اس سے معافی کی درخواست کرتا۔ میں باقاعدگی سے ہر ماہ افشاں کو منی آرڈر بھجوا دیتا۔ کئی دفعہ دل کیا کہ میں اس مسیحا کو مل کر آؤں جس کی وجہ سے مجھے ان تمام گناہوں اور بدکاریوں سے نجات ملی، مگر ہر دفعہ ایک شرمندگی آڑے آتی رہی کہ کبھی میں اپنے شیطانی ہوس کے لیے اس کا پیاسا تھا، اور پھر وقت گزرتا چلا گیا۔ دن مہینوں میں بدلنے لگے اور مہینے سالوں میں تبدیل ہو گئے، مگر میں افشاں کو بھولا نہیں تھا۔ وہ بھی میری طرح ہی بوڑھی ہو گئی ہوگی اور اس کا بیٹا بھی جوان ہو گیا ہوگا، پتہ نہیں کسی قابل بنا ہوگا، اپنی ماں کا سہارا بنا ہوگا یا نہیں۔ میرے بچے جوان ہو گئے تھے، زندگی اتار چڑھاؤ کے ساتھ مسلسل چل رہی تھی۔ ایک شام چھٹی کے دن
जब मैं अपने घर में मौजूद था तो एक मुलाजिम ने आकर मुझे बताया कि एक औरत और उसके साथ एक नौजवान लड़का आपसे मिलने आए हैं। मैंने मुलाजिम से पूछा कि वो लोग कौन है। मुलाजिम बोला, मालूम नहीं साहब जी, पहली बार मैंने उनको देखा है। मुलाजिम ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। मैंने उससे कहा, अच्छा उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। मैं सोचता रहा कि कौन हो सकता है। यही सोचते हुए मैं ड्राइंग रूम की तरफ आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि एक औरत पुरनूर चेहरे के साथ सफेद बड़ी सी चादर में खुद को छुपाए हुए हाथ में एक पुरानी सी डायरी लिए खड़ी थी और उसके साथ अच्छे कपड़ों में मलबूस एक बड़ा सा हैंडसम नौजवान खड़ा था। उस लड़के को मैं जानता था, वो हमारे इलाके का नया DSP अहमद था। तो उस औरत ने कहा, सलाम सेठ जी, मैं अफशा हूँ और ये मेरा बेटा अहमद है। जो उसने अफशा का नाम लिया, मेरे ज़हन में उसका माजी का चेहरा घूम गया और फिर मुझे पहचानने में देर नहीं लगी कि ये वही अफशा थी। उसने बोला, सेठ जी क्या आपने मुझे पहचान लिया है? मैंने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया और उनको बैठने का इशारा किया। अफशा फिर अपने बेटे से मुखातिब होकर बोली, अहमद बेटा, यही मेरे मसीहा जिनकी बदौलत तुम्हारी माँ गंदगी के दलदल में गिरते गिरते बाहर निकली और यही है जिन्होंने तुम्हें पढ़ा कर यहाँ इस मकाम पर लाने का जरिया बने हैं। वो बोला, मैं इनको जानता हूँ अम्मी जान, इनका शुमार इलाके के मोअज़्ज़ज़ तरीन अफराद में होता है, मगर मैं ये नहीं जानता था कि मुझे इस मकाम पर लाने में इनका किरदार सबसे अहम है। सेठ साहब, जिस तरह आप हम बेसहारा और बेकस लोगों की जिंदगी में मसीहा बन कर आए, इसका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। ये अहमद ने बड़ी मशकूर नजरों से देखते हुए बड़ी आजिज़ी से बोला। मैंने उसे कहा, ऐसे कहकर आप लोग मुझे शर्मिंदा मत करें। मैंने अफशा की तरफ देखते हुए कहा। आज इसको पुकारते हुए बेख्तियार मेरे मुंह से अफशा बहन निकल गया। मैं खुद हैरान था, मगर ये सच था। अफशा सोफे से उठी और आगे बढ़कर पुरानी सी डायरी मुझे थमाते हुए कहने लगी, सेठ जी, इसमें वो तमाम हिसाब दर्ज है। मेरी माँ की तदफीन से लेकर आपके आखिरी मनी ऑर्डर तक मैंने एक एक पाई का हिसाब रखा है। आपके दिए पैसों का इमानत के तौर पर इस्तेमाल किया और अपने बेटे को एक काबिल इंसान बनाया। आपने मुझे 22 साल पहले कहा था ये एक कर्ज है और ये तब वापस करना जब तुम्हारा बेटा एक काबिल इंसान बन जाए। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद अफशा फिर बोली, सेठ जी, आज वक्त आ गया है। मैं आपके एहसानों का बोझ तो नहीं उतार सकती, मगर जो पैसे आपने मुझे दिए थे मेरा बेटा वो जरूर उतार देगा और आपसे दरख्वास्त है कि आप इनकार मत कीजिएगा। मैं अफशा को बड़ी तहसीन नजरों से देख रहा था। आखिर इसने वो कर ही दिखाया जो कौलो करार को निभाना एक अच्छे किरदार की हामिल इंसान की बड़ी निशानी है। ये सब सुनकर मेरे दिल में उसकी इज्जत और एहतराम और बढ़ गया। मैंने तुमको बहन कहा है अफशा बहन, और मैं कैसे तुमसे ये पैसे वापस ले सकता हूँ? मुझे यूँ शर्मिंदा मत करो, ये मैंने उससे कहा। मेरे रुके रुके अल्फाज में पैसे ना लेने की माजरत छुपी थी, मगर वो बज़िद थी और मुझे उसके सामने हाँ माननी पड़ी। और वो तमाम पैसे जो मैं उसको मनी ऑर्डर की सूरत में भेजता था उसको वापस लेने की हामी भरनी पड़ी। फिर वो दोनों मुझे अपने नए घर का पता देकर वहाँ आने की ताकीद करके वहाँ से चले गए। फिर मैंने अपनी बीवी से कहा, इरम, मैंने तुम्हें किससे मिलवाना है, मेरे साथ चलो। शाम को ये बात मैंने अपनी बेगम से कही। मेरी बेगम ने कहा, क्यों नहीं, हम जरूर चलेंगे, लेकिन वो लोग कौन हैं और हमें किस सिलसिले में मिलना है? बेगम ने सवालात की तो वो छाड़ ही कर दी। मैंने अपनी बेगम से कहा कि मैंने अपनी रूबी बेटी के लिए एक लड़का पसंद किया है, तुम उनसे मिल लो। अगर तुम्हें पसंद आ जाए फिर इसके बाद रूबी से बात कर लेना। मैंने मुख्तसर लफ्जों में उससे वजह बताई। अगले दिन मैं और मेरी बेगम इरम नाज अफशा के घर में थे। इरम को भी अहमद बहुत पसंद आया। मैंने फिर अफशा से अहमद और रूबी के रिश्ते की बात की। अफशा को भला इससे क्या एतराज हो सकता था, वो तो फूले से नहीं समा रही थी। और जो मेरी बेटी का रिश्ता अफशा के बेटे अहमद से तय हो गया। वो ताल्लुक जो एक तवाइफ और एक तमाशबीन जैसे गंदे रिश्ते से शुरू हुआ था, उसका इख्तिताम एक निहायत मुहज़्ज़ब रिश्ते की शक्ल में हुआ। ये सच है कि हर इंसान को कुदरत सुधरने का एक मौका जरूर देती है। कभी गंदगी के ढेर से इसको ऐसा सबक सिखा देती है, तो कभी दो भटके लोगों को मिलाकर सीधे राह पर ले आती है और इंसान सारी जिंदगी इसके मुताबिक गुजारने को फख्र महसूस करता है। कभी वो तवाइफ और मैं तमाशबीन था, मगर आज वो मेरे मुंह बोली बहन और उसका बेटा मेरी बेटी का शोहर है।
اور مجھے ان دونوں رشتوں پر فخر ہے۔ تو دوستو یہ آج کی آپ بیتی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ آپ کو ملتے ہیں اس طرح کی سبق آمیز اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔